कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। इसमें है इनके बारे में बताना है रिपीटर, राउटर, ब्रिज और गेटवे। सबके अलग अलग काम हैं, सबकी अलग अलग वैल्यू है। रिपीटर का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से आपका सिग्नल जा रहा है और वो इसकी जो एम्पलीफिकेशन है या एम्पलीट्यूड है वो इतनी है, आगे जाके ये एकदम कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी एनर्जी लूज हो जाती है इसकी, क्योंकि बहुत सारे बीच में एटेन्यूएशन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर जब पहुंचे तो जब तक डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा कुछ मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ बीच में रिपीटर लगाए जाते हैं ताकि इसको फिर से बूस्ट कर दिया जाए। तो ये सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो चीजें लगाते हैं रिपीटर, जो एनर्जी को फिर से बूस्ट करता है, रीजनरेट करता है, इसे हम कहते हैं रिपीटर। राउटर क्या होता है? राउटर का मतलब ये है कि एक डिवाइस है, इसमें क्या होता है कि दो नेटवर्क आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं कभी कभी। तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो पैकेट आ रहे हैं, कहाँ जाना है, किस जगह भेजना है, वो सब काम राउटर करता है। राउटर जब मतलब है राउटिंग, जैसे राउट मतलब जब रूट आप देखते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो ये राउटर का काम बेसिकली ये है। ब्रिज का मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रैफिक फिल्टर की तरह काम करता है ये। तो ब्रिज डिवाइस फिल्टर करता है डेटा ट्रैफिक नेटवर्क बाउंड्री पे। तो ब्रिज कनेक्शन पे भी यूज होता है, और जो अमाउंट ऑफ ट्रैफिक जो लैंड में आ रही है, इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए ब्रिज का काम होता है। ब्रिज जो इनकमिंग ट्रैफिक है उसको पढ़ता है, उसके बाद डिसाइड करता है कि कहाँ उसको फॉरवर्ड भेजना है या इसको डिस्कार्ड करना है। जैसे इथरनेट ब्रिज है, ये इंस्पेक्ट करता है जो भी इथरनेट फ्रेम आ रहा है, चाहे सोर्स आ रहा है उसमें देखता है कि सोर्स है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, कभी कभी ये फ्रेम साइज भी देखता है, और ये देखता है कि किस जगह ये फॉरवर्ड करना है। इसका डिसीजन भी कौन लेता है? आपका ब्रिज। गेटवे का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक नेटवर्क ये है, दूसरा नेटवर्क ये है, ये इसकी भाषा अलग है, इसकी भाषा अलग है, दोनों को समझने के लिए बीच में गेटवे लगाया जाता है। तो नेटवर्क गेटवे एक इंटर नेटवर्किंग सिस्टम केपेबल, इसकी कैपेबिलिटी ये होती है कि दो नेटवर्क को ये ज्वाइन कर सके जो अलग अलग बेस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। ये इसमें बहुत जरूरी है, अलग अलग प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने के लिए गेटवे यूज होता है। तो नेटवर्क गेटवे इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में भी, हार्डवेयर में भी, या दोनों का कॉम्बिनेशन। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? इसका रोल क्या होता है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आपसे, अब आपके और मेरे बीच में एक प्रोटोकॉल है ना। हमने कहा देखिए हम जब मिलेंगे नमस्कार करेंगे या हाथ मिलाएंगे। तो नमस्कार करना है कि हाथ मिलाना है, ये हमारे बीच प्रोटोकॉल होना चाहिए कि ठीक है साहब, हम दोनों डिसाइड करते हैं हम हाथ मिलाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब कंक्लूड करेंगे दोनों अपनी अपनी राय देंगे, डिस्कशन। तो ये एक तरीके का एक प्रोटोकॉल बन गया है ना। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हम एक प्रोटोकॉल के तहत बात करेंगे, बस यही प्रोटोकॉल होता है। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो सेट ऑफ रूल्स है, इंस्ट्रक्शन दोनों कंप्यूटर फॉलो करें जो कम्युनिकेशन में है। तो जो स्पेसिफिक सेट कम्युनिकेशन रूल के उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। जो बेसिक रोल है प्रोटोकॉल का वो ये है कि क्या कम्युनिकेट हो रहा है, कैसे कम्युनिकेट हो रहा है, कब कम्युनिकेट हो रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेट हो रहा है, क्या क्या कम्युनिकेट हो रहा है, किस तरीके से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करना है, कैसे हम आपस में डिस्कस करेंगे। दोनों अलग अलग सिस्टम इन प्रोटोकॉल के तहत बात करते हैं। शॉर्ट नोट बताइए, HTTP, TCP/IP और FTP। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक रूल है क्योंकि प्रोटोकॉल है। ये एक ब्राउजर और सर्वर, यानी कि एक ब्राउजर, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर इनके बीच में जो बातचीत होती है, ये इसे रिक्वेस्ट करता है। ये क्लाइंट सर्वर के रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे पूरी तरीके से आधारित है। और ये जो इसका प्रोटोकॉल का पोर्ट है वो 80 है। क्या है पोर्ट है इसका? 80। हम TCP की बात करें तो ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ये भी प्रोटोकॉल है। ये वो सेट रूल्स है जो सेंड और रिसीव, किस तरीके से हम पैकेट्स को सेंड और रिसीव करेंगे एक इंटरनेट पॉइंट से दूसरे इंटरनेट पॉइंट तक। और IP का मतलब ये है कि ये वो सेट ऑफ रूल यूज करता है ताकि ये एड्रेस कर सके हर एक मैसेज को, ताकि वो करेक्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो TCP मतलब ये है कि हम सेंड और रिसीव कैसे करें इंफॉर्मेशन को, पैकेट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि वो सेट ऑफ रूल्स जो एक जगह से दूसरी जगह करेक्टली कैसे पहुंचे, किस डेस्टिनेशन पे करेक्टली पहुंचे, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके लिए होता है। FTP की बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। एक जगह से दूसरी जगह अगर अपलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं फाइल को, चाहे कंप्यूटर हो, कंप्यूटर से सर्वर या सर्वर से कंप्यूटर, इसे हम FTP यूज करते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है जनरली पोर्ट 110 पे बात करता है। वायरलेस कंप्यूटिंग क्या होती है और क्या डिफरेंस है इसका मोबाइल कंप्यूटिंग से? तो वायरलेस का मतलब ये होता है कि बगैर वायर का यूज किए हुए, यानी कि इसका जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो इसमें केबल नहीं होता, और कंप्यूटिंग डिवाइस से डेटा सोर्स के बीच में बगैर फिजिकल कनेक्शन के बातचीत को हम कहते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन या वायरलेस कंप्यूटिंग। अब मोबाइल कंप्यूटिंग से क्या अंतर है? अब कंप्यूटिंग की बात आ गई, ध्यान दीजिएगा।
अब कंप्यूटिंग मतलब कुछ कंप्यूटेशन करना। तो वायरलेस कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है, वायरलेस का मतलब ये होता है ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, किस तरीके से हम ट्रांसफर करेंगे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस बगैर किसी फिजिकल कनेक्शन के। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटिंग डिवाइस जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है केवल डेस्कटॉप तक, एक जगह से दूसरी जगह मोबाइल कर सकते हैं आप उसको। वायरलेस कंप्यूटिंग सिंपली डेटा ट्रांसमिशन है बगैर लैंडलाइन के या वायर के। मोबाइल कंप्यूटिंग इसका मतलब ये है कंप्यूटिंग डिवाइस जो हमेशा सेंट्रल नेटवर्क से कंप्यूट या कनेक्टेड नहीं रहते। एक सेलुलर टेलीफोन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, एक टू वे रेडियो, एक फिक्स वायरलेस कनेक्शन, एक लेजर भी हो सकती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो सकता है। मोबाइल कंप्यूटिंग में आपका लैपटॉप्स होते हैं, नए जो आपके स्मार्टफोन्स हैं, पीडीएस हैं, ये हो सकते हैं। वायरलेस कंप्यूटिंग में जो कंप्यूटिंग डिवाइस है कंटिन्यूसली कनेक्टेड होता है बेस नेटवर्क से। मोबाइल कंप्यूटिंग में कम्युनिकेशन जो होता है बेस लोकेशन से होता है बगैर हो सकता है वायरलेस कनेक्शन हो ना। जीएसएम, सीडीएमए, डब्ल्यूएलएल, 3G, एसएमएस, एज और यूएमटीएस पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। जीएसएम है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, ये है डिजिटल सेलुलर सिस्टम। जो कवर्ड एरियाज हैं इसमें फोन यूजर किसी तरीके से एक फोन ले, मतलब उनके पास फोन होता है और वो किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं किसी इस स्टैंडर्ड के थ्रू। ये नैरो बैंड टीडीएमए यूज करता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो एक साथ आठ कॉल्स सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे अलाउ करता है। सीडीएमए कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है, ये भी एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है जो स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक यूज करती है। सीडीएमए कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं देता है, मतलब बल्कि हर एक चैनल पूरा स्पेक्ट्रम यूज करता है, हर एक स्पेक्ट्रम। डब्ल्यूएलएल क्या होता है? वायरलेस लूप नेटवर्क। वायरलेस का मतलब यह है कि किसी तरीके से पीएसटी इंटर पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क तक आप कनेक्ट हो सके। तो सब्सक्राइबर पीएसटीएन से अगर रेडियो सिग्नल्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो उसे हम डब्ल्यूएलएल कहते हैं। 3G क्या होता है? 3G ये थर्ड जनरेशन है, जैसे अभी हम 4G और 5G की बात कर रहे हैं। 4G तो पूरी तरह आ चुका है, 5G आने वाला है। तो 3G एक स्पेसिफिकेशन है थर्ड जनरेशन का मोबाइल कम्युनिकेशन का, यूएमटीएस जिसे हम कह रहे हैं। और 3G में कम से कम आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए जब आप स्टेशनरी हो, कम से कम इतनी होनी चाहिए। मूविंग हो तो फिर कम हो सकता है, लेकिन आपका एक स्पीड होती है, उस स्पीड के ऊपर 3G, एक स्पीड के ऊपर 4G, एक स्पीड के ऊपर 5G, ऐसा है। जैसे 1G अगर आपकी स्पीड अगर हो मिनिमम तो आपको उसको 4G कहेंगे, वो मिलता नहीं है, वो अलग बात है। एसएमएस है शॉर्ट मैसेज सर्विस, ये एक ट्रांसमिशन है शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज का, एक मोबाइल से या मोबाइल तक, फैक्स मशीन या आईपी मशीन तक। एज होता है एनहांस डेटा रेट फॉर ग्लोबल एवोल्यूशन। एज एक रेडियो बेस्ड हाई स्पीड मोबाइल डेटा स्टैंडर्ड है। यूएमटीएस यूनिवर्सल मोबाइल टेली कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये एक थर्ड जनरेशन ब्रॉडबैंड पैकेट बेस्ड ट्रांसमिशन है। किस चीज का? टेक्स्ट का, डिजिटाइज वॉइस का, वीडियो का, मल्टीमीडिया का। इसका रेट जो है 2 Mbps पर सेकेंड है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए ईमेल के। ईमेल का एडवांटेज ये है कि सस्ता, एकदम फास्ट, पेपर की जरूरत नहीं, पेड़ काटने की जरूरत नहीं, आराम से भेज सकते हैं। रिकॉर्ड आपका हो सकता है, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं आप। और ईमेल आप वेट करता है जब तक आप उसे रीड ना करें। डिसएडवांटेज ये है कि आपको एक कंप्यूटर चाहिए इसको, या फिर हाथ में आपके स्मार्टफोन होना चाहिए ताकि आप ईमेल को रीड कर सके, पढ़ सके और उसे प्रिंट कर सके। जो आपने भेज दिया उसे आप चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। एक बार आपने कोई गलत चीज भेज दी तो रिग्रेट करेंगे हमेशा आप, और इमोशंस आप नहीं भेज सकते। ईमेल और वॉइसमेल, ईमेल और चैटिंग को कंट्रास्ट करिए, मतलब इनके बीच में डिफरेंस बताइए। देखिए, ईमेल और वॉइसमेल दोनों ही कम्युनिकेशन के माध्यम है। इसमें कंट्रास्ट देखते हैं। ईमेल का मतलब है रिटन मटेरियल और फटाफट इसको पढ़ सकते हैं जैसे रिसीवर इसको चाहता है। वॉइसमेल हमेशा ओरल होता है, इसको आपको सुनना पड़ेगा, मतलब ये वॉइस होता है इसमें। और ईमेल आप स्टोर कर सकते हैं डिस्क पे फ्यूचर के लिए और स्टोर मैसेज के थ्रू। और जो वॉइसमेल है ये आप स्टोर कर सकते हैं टेप में आगे फर्दर रेफरेंस के लिए, लेकिन जो लोकेशन है थोड़ा मुश्किल होता है इसको एक्सेस करना। विजुअल लर्नर के लिए ईमेल बहुत अच्छा है, जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं उनके लिए वॉइस बहुत अच्छा है। ईमेल और चैटिंग की बात करें तो कंपैरिजन अगर देखें तो ईमेल और चैटिंग दोनों ही हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो चैट रियल टाइम, नियर रियल टाइम होता है, ईमेल नहीं। चैट एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जबकि ईमेल एक प्रोटोकॉल है। चैट जैसे ये आपका एसएमटीपी वगैरह का काम करता है। चैट के लिए परमिशन चाहिए दोनों पार्टी, जबकि ईमेल के लिए नहीं चाहिए। उस तरीके से चैट टिपिकली सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होती है जबकि ईमेल नहीं। चैट आप
उसके लिए अकाउंट बनाएंगे। ईमेल के लिए अकाउंट बनाने की आवश्यकता है या नहीं, ये एक मुद्दा है, क्योंकि चैट के लिए नहीं होती जरूरत, ईमेल के लिए जरूर होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है और किस तरीके से रिलेटेड है नेटवर्किंग को? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है दो पार्टी है यहाँ पर, ये एक दूसरे से बात भी कर रही है, एक दूसरे को देख भी रही है और कम्युनिकेट भी कर रही है, तो इसे हम कहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक टू वे वीडियो फोन कन्वर्सेशन है जो स्काइप पे आप करते हैं या बाकी और जो भी आपके आप इस पर भी कर सकते हैं, आपके व्हाट्सएप पे भी अब वीडियो चैटिंग आ गई है। तो अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यूज करते हैं तो आपके पास डिजिटल कैमरा, अगर आप स्मार्टफोन है तो आपके पास उसमें कैमरा ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो इंटरनेट कनेक्शन है। इस तरीके से आप मल्टीपल यूजर, एक आदमी या मल्टीपल आदमी आपस में बात कर सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, कैसे रिलेटेड है? वेब ब्राउजर एप्लीकेशन प्रोग्राम है, वेब सर्वर भी एप्लीकेशन प्रोग्राम है, लेकिन ये वेब सर्विंग का काम करता है, यानी वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट देगा, वेब सर्वर इसकी रिक्वेस्ट को पूरा करेगा। एक सॉफ्टवेयर किस तरीके से हम वेब को के इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उसे वेब ब्राउजर कहते हैं। क्लाइंट साइड है। वेब पेजेस ये इंटरनेट में हर जगह कहीं ना कहीं स्टोर होते हैं, जहां ये स्टोर होते हैं, जहां से एक्सेस किए जाते हैं, इसे हम वेब सर्वर कहते हैं। वेब ब्राउजर, वेब सर्वर ये किस तरीके से रिलेटेड होते हैं कि वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर को, इसलिए सर्व कर रहा है, और वेब सर्वर इस क्लाइंट से के रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है और फिर उसकी जो भी फुलफिलमेंट करता है उसकी रिक्वायरमेंट की। शॉर्ट में बताइए, आपको यूआरएल और डोमेन नेम में देने हैं। तो यूआरएल होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल बताता है आपको वो एड्रेस जहां हर एक रिसोर्स का, चाहे वो इंटरनेट हो जैसे एफटीपी है या फिर एचटीटीपी है, ये सारी चीजें। यूआरएल आपको इस तरीके से दिखाई देता है, ये आपका टाइप होगा एचटीटीपी वगैरह, यहाँ पर कोलन होगा स्लैश एड्रेस पाथ, और जहां पर जैसे टाइप आपको यहाँ पर बता रहा है सर्वर कहाँ पर ये फाइल लोकेटेड होगी, एड्रेस आपको एड्रेस ऑफ द सर्वर बताएगा, पाथ उस फाइल में जो लोकेशन होगी आपके वेब पेजेस की। तो जो इंटरनेट एड्रेस है जिसे हम कैरेक्टर बेस कहते हैं, उसे डोमेन नेम कहते हैं, जैसे .com .org। तो कॉम इंडिकेट करता है कमर्शियल, org इंडिकेट करता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही आपका जो दो लेटर जो शॉर्ट फॉर्म होता है ये कंट्री बताता है, जैसे Microsoft.co.in का मतलब ये कि ये जो वेबसाइट है ये इंडिया की है, इंडिया में रजिस्टर्ड है। वेब होस्टिंग क्या होती है, वेरियस कैटेगरीज बताइए आपकी। वेब होस्टिंग का मतलब ये है कि आपके वेब सर्वर में एप्लीकेशन को रखना, होस्टिंग वेब सर्वर एप्लीकेशन में कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम में वेब सर्वर एप्लीकेशन को होस्ट करना। तो और इसी वेब सर्वर में आपकी वेबसाइट्स रखी जाएंगी, वेब एप्लीकेशंस रखे जाएंगे। तो जिस तरीके से हम वेब होस्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को करते हैं इंटरनेट में, ताकि ये वेब ब्राउजर से कहीं भी एक्सेस हो सके। कंप्यूटर सिस्टम एक तरीके से वेब होस्टिंग आपको देता है, अगर आप उसके अंदर वेब सर्वर या वेब होस्ट बना रहे हैं उसको। वेब होस्टिंग को हम फ्री होस्टिंग कह सकते हैं, वर्चुअल शेड होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, कोलोकेशन होस्टिंग होती है। HTML, XML और DHTML में अंतर बताइए या फिर इनके बारे में बताइए। तो इनको पढ़ेंगे तो अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। इनकी हम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। HTML है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये हम यूज करते हैं ताकि हम डॉक्यूमेंट को लेआउट उसका डिजाइन कर सके, डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट बना सके, साथ में हाइपरलिंक्स के साथ। ये ब्राउजर को बताता है कैसे किस टाइप के टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, पिक्चर कहाँ रखना है, मीडिया कौन सी रखनी है। ये मल्टीमीडिया को सपोर्ट करता है और नया पेज लेआउट फीचर आपको बताता है। इसमें टैग्स होते हैं जैसे बॉडी है, लिस्ट है, HR है, BR है, टेबल है। XML जो है वो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, एक मैकेनिज्म है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट का। XML एक्चुअली मेटा डेटा लैंग्वेज है, या मतलब XML से आप लैंग्वेज बना सकते हैं। XML एक तरीका है जिससे हम मतलब डॉक्यूमेंट का एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे हम या तो डेटा इंटरचेंज कर सकें या डॉक्यूमेंट का मार्कअप कर सकें। ये एक एबिलिटी देता है कि आप अपने टैग्स डिफाइन कर सकें, जैसे HTML में अपने टैग होते हैं, इसमें आप अपने टैग डिफाइन कर सकते हैं और उनके बीच में स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप भी बना सकते हैं। जितनी भी सिमेंटिक्स है XML डॉक्यूमेंट की, वो या तो आपके स्टाइल शीट्स में होंगी या DTT में होंगी। DHTML होता है डायनेमिक HTML। DHTML का मतलब ये है कि वेब कंटेंट जो हर टाइम चेंज होता है जब वो व्यू किया जाएगा। जैसे ग्राफिक एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, यूजर एक्शन के हिसाब से, माउस क्लिक के हिसाब से इधर से उधर चीज से चेंज हो सकती है। आप अगर यूजर के हिसाब से चीजों को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप DHTML यूज करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है HTML का CSS या कैस्केडिंग स्टाइल शीट का और स्क्रिप्ट्स का, इनको कंबाइन करके ताकि आप HTML में डायनेमिसिटी प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि HTML बाय डिफॉल्ट आपका
एक स्टैटिक पेजेस होते हैं बस। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, क्यों इसको इंपॉर्टेंट समझा जाता है? नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब यह है कि आप अपने क्लाइंट को, अपने सर्वर को या अपने सिस्टम को दूसरों से, क्योंकि इंटरनेट पे जुड़ गए, सबसे आप ओपन हो गए, कैसे आप अपने आप को बचाएंगे? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपका जो डेटा है, आपकी जो बातचीत है, आपका जो ट्रांसमिशन है, वो ऑथेंटिक हो, रिलायबल हो और हमेशा सेफ रहे। तो इसके लिए हम इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे हम आपके पास सिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक तरीके हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, ये सब चीजें होती हैं इसमें। फायरवॉल क्या होता है, किस तरीके से फायरवॉल टेक्निक को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? फायरवॉल का मतलब ये होता है कि जो भी पैकेट आए उसको छानिए। तो ये छानना एक तरीका होता है। तो अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए तो आप कैसे बचेंगे? तो अनऑथराइज एक्सेस को प्राइवेट नेटवर्क के अंदर आने से पहले फायरवॉल रोकता है। तो ये सबसे पहले तो फिल्टरिंग करता है पैकेट की, एक एप्लीकेशन गेटवे है, एक सर्किट लेवल गेटवे है और ये प्रॉक्सी सर्वर, ये सारे के सारे काम कर सकते हैं आपके फायरवॉल के। इस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हैकिंग और क्रैकिंग क्या होती है, कैसे ये इंटर रिलेटेड है, ये हम काफी बार बात कुछ कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी इसको खत्म कर रहा हूँ। हैकिंग का मतलब होता है एक अनऑथराइज या ऑथराइज, अगर लीगल हैकिंग है जिसे इथिकल हैकिंग कहते हैं, कंप्यूटर में या नेटवर्क में घुसना और उसकी चीजों को छेड़ना, खराब करना, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना। क्रैकिंग का मतलब यह है कि ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर है, उसकी कोई की है, उसको की को खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर चलता है, किसी बेचारे ने बनाया होता है। आप क्रैक करने का मतलब यह है कि उसको क्रैक कर लें, उस सॉफ्टवेयर को क्रैक कर लें, उस क्रैक से आप उसको मल्टीपल लोगों को भेज सकते हैं बगैर कंपनी को फायदा पहुंचाए हुए जिसने उसको बनाया हुआ। हैकर और क्रैकिंग दोनों ही खराब चीजें हैं, इससे बचिए। इसके बारे में बताइए, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, साइबर क्राइम, इंडियन आईटी एक्ट 2000 और आईपीआर। वायरस का मतलब ये होता है वो मैलिशियस प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम होते हैं जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम बताते हैं, जैसे फिबोनाची का, फैक्टोरियल का, तो ये भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इनका तरीका और इनको बनाने का मेन मुद्दा ये होता है कि ये चीजों को खराब करें, डिस्ट्रॉय करें। वर्म्स का मतलब ये होता है वो प्रोग्राम जो सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, यानी ये मल्टीपल कॉपीज। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब ये होता है कि अपने आप ये रेप्लिकेट करते हैं, ये दे डू नॉट क्रिएट मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ और वन कंप्यूटर बट प्रोपोगेट थ्रू द नेटवर्क। यानी कि एक ये ऐसा नहीं है कि अब एक ये है तो फिर और दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे। ये क्या करेंगे, अपने आप को नेटवर्क के थ्रू भेजेंगे और ऐसे प्रोपोगेशन करेंगे, यहाँ बना फिर प्रोपोगेशन कर दिया, यहाँ बना यहाँ प्रोपोगेशन कर दिया। तो वर्म्स आपके कंप्यूटर में आते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड और एक्सप्लॉइट करते हैं आपके सिस्टम को। ट्रोजन हॉर्स का मतलब होता है छुपा हुआ, जैसे एक हॉर्स के अंदर बहुत सारे सैनिक थे, उन्होंने धावा बोला था, आपको याद होगी वो कहानी। तो ट्रोजन हॉर्स एक हिडन कोड है जो आपको पता नहीं चल पाए, वो अंदर छुपा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे आपको सिस्टम को खा रहा होगा। स्पैम का मतलब ये है कि अनवांटेड ईमेल जो आपको बहुत सारे आते हैं, जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती है, जो आपसे रिलेटेड भी नहीं होते हैं। साइबर क्राइम का मतलब होता है इंटरनेट और कंप्यूटर का यूज करके कोई क्राइम करना, किसी को जान माल की हानि पहुंचाना। इंडियन आईटी एक्ट 2000 का मतलब ये है कि ये एक साइबर लॉ है जो आईटी एक्ट में के द्वारा एक तरीके से निर्देशित किया गया, और उसमें ये बताया गया कि कोई भी जो क्राइम कौन कौन से आएंगे और क्या क्या इसमें धाराएं लगेंगी। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज बनाई है तो आप उसका आईपीआर ले सकते हैं ताकि कोई उसका मिसयूज ना करे, चाहे आर्टिस्टिक वर्क हो, पिक्चर हो, मूवी हो, आपकी जैसे ये वीडियो है, यही आपकी एक आईपीआर में आ सकता है। जनरल प्रोसेस बताइए डिजाइनिंग नेटवर्क के लिए। तो अगर आप एक इस तरीके से बात बताना चाहें नेटवर्क किस तरीके से डिजाइन करेंगे, तो आप पहले देखेंगे आपकी एक्सेस नीड और कॉस्ट क्या है, फिर आप टोपोलॉजी सिलेक्ट करेंगे, जो आपकी टोपोलॉजी या टेक्नोलॉजी आपकी नीड को सेटिस्फाई करती है। फिर आप नेटवर्क को जो भी नेटवर्क है उसको मॉडल करेंगे, उसके वर्क लोड को, फिर उसका एक्सपेक्टेड लोड के हिसाब से सिमुलेट करेंगे बिहेवियर, फिर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो रिवर्क करेंगे डिजाइन एज डिटेल। ये बार बार होता रहेगा और जब फाइनल हो जाएगा तो आपको नेटवर्क आप बना सकते हैं। While designing the network, what factors related to network environment would you consider? जब डिजाइन करेंगे नेटवर्क को तो आपको क्या क्या चाहिए, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ होस्ट क्या होगी, सर्वर क्या होगी, टर्मिनल्स कहाँ रखेंगे, जो अलग नोड्स होंगे वो क्या होंगे, जो प्रोजेक्टेड ट्रैफिक है एनवायरनमेंट का, जो कॉस्ट है आपको आगे लगने वाला है, ये सारी चीजें आपके आएंगी। इसमें रिलायबिलिटी हो सकती है, इसमें कॉस्ट हो सकता है और बहुत सारे फैक्टर है। While designing network, what factor related to performance would you consider? इसके लिए हम देखेंगे रिलायबिलिटी क्या है, ट्रैफिक का थ्रूपुट क्या है, होस्ट और क्लाइंट की स्पीड क्या है और परफॉर्मेंस। When would you prefer hub or repeaters? Bridge over hubs, switch over network devices. हम हब तक पसंद करेंगे रिपीटर से जब डिस्टेंस कम हो,
हम पसंद ब्रिज हब के ऊपर कब करेंगे, जब हमको मल्टीपल नेटवर्क कनेक्ट करने हो। हम प्रेफर करेंगे स्विच बाकी नेटवर्क डिवाइसेस में जब जो सेगमेंट ऑफ नेटवर्क है हम क्या चाहते हैं कि अपने नेटवर्क को ओवरलोडिंग से बचाए। तो जब हम ओवरलोडिंग से बचाना चाहते हैं तो हम स्विच का यूज करेंगे। व्हाट वुड यू ऑप्ट फॉर राउटर इन अ नेटवर्क, और व्हेन वुड यू ऑप्ट फॉर राउटर। राउटर आपको कब चाहिए, जब आप चाहते हैं राउटर, तब जब आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। जैसे इथरनेट को आप मेन फ्रेम से जोड़ सकते हैं। अलग अलग नेटवर्क, अलग अलग प्रोटोकॉल की जब आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम राउटर के लिए लेंगे, क्योंकि राउटर का मतलब ये होता है, राउट मतलब होता है एक जगह से दूसरी डेस्टिनेशन में रूट बताना। डिफरेंस क्या है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जो स्क्रिप्ट कोड है वो आपके क्लाइंट एंड या ब्राउजर पे चलता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में ये वेब सर्वर पे चलता है, सर्वर एंड। जो क्लाइंट साइड में है, रिस्पॉन्स जो इंटरेक्शन का है वो इमीडिएट होता है, क्योंकि प्रोग्राम आपका क्लाइंट साइड पे चल रहा है। सर्वर साइड पे क्या होता है कि क्योंकि वेब सर्वर पे चीजें चल रही है, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और थोड़ा इसीलिए क्योंकि सर्वर साइड पे चल रहा होता है वो, जैसे PHP चलती है। सर्विसेज ये काफी सिक्योर होती है, क्योंकि इसका किसी डेटाबेस जो कि बैकएंड पे है या सर्वर साइड पे है वहां पर एक्सेस नहीं होता है। अब चूंकि सर्वर साइड स्क्रिप्ट में आपका कंट्रोल पूरा आपको मिल गया, फाइल और डेटाबेस आपके हाथ में, थोड़ा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जाने का खतरा हो सकता है। क्लाइंट साइड जो स्क्रिप्टिंग है वो ब्राउजर डिपेंडेंट है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ये डिपेंड नहीं करती है ब्राउजर पे, पूरी तरीके से सर्वर साइड पे है। हाँ, जो स्पीड है उस पर बड़ा इफेक्ट कर जाएगा। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखा है तो कंप्यूटर की स्पीड है उसके हिसाब से इफेक्ट होगा, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ये केवल नेटवर्क के हिसाब से वर्क करेगी, क्योंकि सर्वर हमेशा फास्ट ही होते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जावास्क्रिप्ट है, VB स्क्रिप्ट है, ये सारे आपके क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में आते हैं। जबकि आपके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में PHP है, पर्ल है, CGI, ये सारे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वायरस हार्मफुल के होते हैं, कैसे आप उनको प्रिवेंट करेंगे। वायरस का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है किस तरीके से आपके सिस्टम को खराब किया जाए, अनस्टेबल किया जाए, उसको हार्म किया जाए, उसको हानि पहुंचाई जाए। जो भी आपके डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि आपका वायरस आपके पूरे फाइल सिस्टम को खराब कर सकता है, बैड सेक्टर क्रिएट कर सकता है डिस्क में। जो आपकी डिस्क है उसमें बार बार रेप्लिकेट करके, डुप्लीकेट करके चीजों आपकी जगह खत्म कर सकता है, फॉर्मेट कर सकता है पूरे डाइस को, पूरे को कैप्चर कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, डेटा डाइस को इंक्रिप्ट कर सकता है, और सिस्टम को हैंग करा सकता है, स्लो बना सकता है। तो गाइडलाइंस प्रिवेंशन के लिए आप कोई भी अननोन डिस्क, पेन ड्राइव कोई भी बगैर स्कैनिंग के यूज ना करें। और स्कैन फाइलें जो भी इंटरनेट से आप डाउनलोड करें उसको स्कैन करें। लाइसेंस सॉफ्टवेयर हमेशा लें। अपना कोई भी सिस्टम फ्लॉपी या पेन ड्राइव से बूट ना करें। रेगुलर बैकअप लेते रहें और एंटीवायरस सिस्टम अपने सिस्टम में डालें, उसे हमेशा अपडेट करते रहें। अपने PC को हमेशा अच्छे पासवर्ड से हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें। तो ये हमने बात की आपकी कम्युनिकेशन की। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे की।